गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेश सिंह फ्रॉम IIT धनबाद। आप लोग कैसे हैं? आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? चलिए हम लोग इसी में एक नया टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का। चल बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे डिफाइन किया जाता है कि इट इज़ ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे बच्चों हम लोग के आसपास बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का काम करता है। जैसे यदि दो इक्वल और अपोजिट चार्ज, मान लो कि -q है और ये +q है और ये वेरी स्मॉल सेपरेशन पे है, तो इस सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखा जाए जैसे HCl, तो जो HCl मॉलिक्यूल होता है जिसमें जो Cl होता है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है और H होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का बात की तरह बिहेव करता है। NaCl, H2O, मेरे मतलब इन्वायरमेंट बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जब भी हम लोगों को मिलेगा कि दो इक्वल और अपोजिट चार्ज स्मॉल सेपरेशन पे होगा तो हम लोग उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। तो कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा बच्चों, वो हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से ही जाना जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग P वेक्टर से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। मान जाओ कि कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, दो इक्वल अपोजिट चार्ज एक दूसरे से सम डिस्टेंस पे फिक्स होते हैं, स्मॉल डिस्टेंस पे। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट डिफाइन होगा वो होगा किसी एक एंड का चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस का मल्टीप्लाई, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जैसे यहाँ पे डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा P वेक्टर का इधर होगा, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइन एज मैग्नीट्यूड ऑफ वन एंड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। यदि हम लोग बात करें SI यूनिट की बात करें हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, तो क्या होगा, तो ये मैग्नीट्यूड कूलॉम और डिस्टेंस मीटर, तो कूलॉम मीटर होगा। एंड डायमेंशन की यदि हम लोग बात करें, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो देखो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे चार्ज का, तो चार्ज का हो जाएगा AT और डिस्टेंस का मीटर तो L, तो इसको सही से लिखा जाता है m⁻0, L⁻1, T⁻1 और A⁻1, तो ये डायमेंशन हो गया। अब बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में जान लिए। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यदि हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, टॉर्क क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। देन हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी भी उसकी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो बच्चों देखते हैं हम लोग कि यदि हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स क्या होगा। तो लेट एज्यूम कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म है, और इसके अंदर यदि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग रखते हैं तो इस पे -q चार्ज, इस पे +q चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स लगता है तो इधर फोर्स लगेगा +q_E वेक्टर, और यहाँ पे फोर्स लगेगा -q_E वेक्टर, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, तो डैट इज -q_E वेक्टर, तो E के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगा। अब यदि यहाँ पे नेट फोर्स की बात किया जाए तो ये F1 मान लें, इसको F2 मान लें, तो ये होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, डैट इज QE विद प्लस साइन, ये QE विद माइनस साइन, तो नेट जीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के पे उसका नेट उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो जीरो होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये कितना एंगल पे रखा गया, हमेशा इस पे नेट फोर्स जीरो होगा। चलो बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसके ऊपर टॉर्क कितना होगा। तो चलो अभी जैसे हम लोग प्रीवियस देखे कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा और इस फोर्स की वैल्यू होगी
क्यू ई वेक्टर, और यहाँ पे फोर्स इधर लगेगा, डैट इज इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर। अच्छा, यहाँ पे देखा जाए तो ये दोनों चार्ज के बीच की दूरी 2l होती है। यदि सेंटर से देखा जाए तो ये दूरी l हो गई। तो यदि हम लोग इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी l साइन थीटा, यहाँ भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी l साइन थीटा। अब यदि इसके ऊपर हम लोग टॉर्क की बात करें, तो टॉर्क डाइपोल, तो इस फोर्स की वजह से होगा फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डैट इज r क्रॉस f, डैट इज इक्वल टू r परपेंडिकुलर इंटू f। तो यहाँ से टॉर्क ऑन डाइपोल जो होगा डैट इज क्यू ई क्रॉस l साइन थीटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस चार्ज की वजह से भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आएगा। तो ये भी वैल्यू होगी क्यू ई l साइन थीटा, ये भी क्लॉकवाइज। तो सबको यदि हम लोग सेम साइन लें तो टॉर्क की वैल्यू आएगी, यहाँ से यदि हम लोग क्यू ई कॉमन ले लें 2l साइन थीटा, इसको हम लोग ऐसे लिखें q इंटू 2l ई साइन थीटा, तो ये हो जाएगा p ई साइन थीटा, डैट इज, तो टॉर्क इज इक्वल टू p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर, p क्रॉस e। अब हम लोग कहेंगे केस 1 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री, तो क्या होगा बताओ, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, साइन 0 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो जब कभी भी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है फील्ड के एलॉन्ग या उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रखा जाएगा तो उसके ऊपर नेट टॉर्क की वैल्यू 0 होगी। केस 2 लेते हैं हम लोग, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू, बस इतना ही, 90 डिग्री पे ही हो जाएगा। तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगा पी ई साइन 90 डिग्री, डैट इज पी, तो ये टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू होगी और डैट इज इक्वल टू पी ई के बराबर होगी। तो जब फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल को तो उसके ऊपर टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी। चलो बच्चों, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इसको समझने के लिए पहला बात की, जैसे पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करती है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि जब दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे से इनफाइनाइट सेपरेशन पे है तो उनके बीच पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। और साथ में हम लोग कहते हैं कि कोई भी चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी वही होता है कि उनको इनफाइनाइट सेपरेशन से जो पार्टिकुलर सिस्टम दिया गया वहाँ तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट जितना वर्क करता है, डेट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। अब यहाँ पे हम लोग कुछ बात को समझने की कोशिश करते हैं। मान जाओ कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझना इस बात को। अब यदि कोई एक्सटर्नल एजेंट है और वो इनफाइनाइट से प्लस क्यू चार्ज इस पोजीशन पे लाया और उसने वर्क किया प्लस डब्ल्यू, इस क्यू चार्ज को इस पोजीशन पे इनफाइनाइट से लाने में उसने प्लस डब्ल्यू वर्क किया। अब यदि वो निगेटिव चार्ज को यहाँ पे लाता है माइनस क्यू को, तो वो इसके परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो जितना इस पे प्लस वर्क किया होगा उतना इस पे माइनस वर्क किया होगा। तो इसको लाने में उसने वर्क कितना किया, तो माइनस डब्ल्यू। अब मैं कहूँ कि इन दोनों चार्ज सिस्टम को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाने में उसने कितना वर्क किया, तो इस पे प्लस डब्ल्यू, इस पे माइनस डब्ल्यू, तो नेट वर्क क्या हो गया 0। इसका मतलब कि इस पार्टिकुलर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस जो सिचुएशन है इसके अंदर इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। अब इस पोजीशन को थोड़ा देखते हैं कि क्या है, तो ये सेंटर है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, अब फील्ड का डायरेक्शन इधर है,
तो इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। इसका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट 90 डिग्री इज 0। ये बात क्लियर हो गया। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं, इसको सर हम प्लस को यहाँ रखें माइनस को यहाँ रखें, तो उसको हम लोग ये ले सकते हैं कि जब थीटा की वैल्यू 90 है और 270 डिग्री है तब उस समय पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 है। तो ये पहली बात आप ध्यान रखिए कि ये कंडीशन हम लोग को पहले मिल गई है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट 90 डिग्री इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। चलो मान लो कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसमें इस पोजीशन पे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू। इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पे है, और यदि हम लोग इसको और डी थीटा रोटेट कर दें, कितना रोटेट कर दें, डी थीटा, तब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम लोग किधर रोटेट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसके ऊपर टॉर्क किधर लग रहा है, तभी हम लोग प्रूव किए थे टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, समझिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो जो फील्ड है वो फोर्स लगाई है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक्सटर्नल एजेंट किधर लगाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तभी रोटेट होगा, और वो उतना ही लगाएगा जितना टॉर्क फील्ड लगाएगी। तो हम लोग कहेंगे कि जो एक्सटर्नल एजेंट है वो टॉर्क लगा रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज, और थीटा का रोटेशन भी एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों के बीच में 0 डिग्री। तो ये हम लोग कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क डी थीटा, और टॉर्क जो लगाएगा एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना फील्ड लगा रहा होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पी क्रॉस पी साइन थीटा डी थीटा, दैट इज डी डब्ल्यू ऑफ एक्सटर्नल एजेंट। अब वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट की बात हम लोग करें तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा, जब हम लोग थीटा की वैल्यू 90 होगा तो उस समय वर्क डन 0 होगा, और जब जनरल थीटा होगा तो वर्क डन जनरल ये वैल्यू होगी। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, उधर हम लोग लिखते हैं इसको। तो ये हो गया आपका वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट डेट इज इक्वल टू 0 टू डब्ल्यू एक्सटर्नल, ये हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा, लिमिट जाएगी 90 और इधर थीटा। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट की जो वैल्यू होगा, ये लिमिट पुट करें, माइनस पी ई कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पी ई कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 होता है 0। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट डेट इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। हम लोग कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट डेट इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डेट इज माइनस पी डॉट ई। लिख लो बच्चों इसको। चलो बच्चों, हम लोग देखे थे पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, अभी क्या देखे थे, डेट इज विद माइनस पी डॉट ई, माइनस साइन है पी डॉट ई। अब हम लोग यदि बात करें केस 1 कि पोटेंशियल एनर्जी कब कब 0 होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होने के लिए माइनस पी ई कॉस थीटा। तो यहाँ से हमको व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इक्वल टू 270 डिग्री, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब हम लोग केस 2 की बात करें कि पोटेंशियल एनर्जी कब मैक्सिमम होगी, तो मैक्सिमम होने के लिए यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू ये
यदि -1 पहले से माइनस है और माइनस और आ जाए तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो यदि हम लोग कहें कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस पोटेंशियल एनर्जी 180 माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री डेट इज इक्वल टू प्लस पी ई आ जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि यू मैक्स इज इक्वल टू प्लस पी एट थीटा इक्वल टू 180। यदि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम की हम लोग बात करें केस थर्ड में, तो व्हेन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी माइनस पी ई, या मिनिमम ये वैल्यू होगी डेट इज माइनस पी ई। तो इसको भी नोट कर लो, ये तीनों केस इंपॉर्टेंट है कि पोटेंशियल एनर्जी कब मैक्सिमम होती है, कब मिनिमम होती है, कब जीरो होती है। चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखो बच्चों, मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, आप ऐसे माइनस क्यू और ये प्लस क्यू है, और इससे कोई एंगुलर पोजीशन थीटा पे पॉइंट पी है जो यहाँ से सेंटर से आर दूरी पे है। तो इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है डेट इज के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर आता है। अब इस चीज़ को हम लोग प्रूव भी करते हैं, तो चलो इसका प्रूव हम लोग देख लेते हैं। चलो बच्चों, हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो ये दो पॉइंट चार्ज हैं, इन दोनों के बीच की दूरी 2l है, सेंटर से दूरी ये l हो गई, और इसके सेंटर से एंगुलर पोजीशन थीटा पे कोई पॉइंट p है जो यहाँ से r दूरी पे है। यदि हम इस डिस्टेंस की बात करें r1 की, इसको समझते हैं, तो जो r1 है प्लस चार्ज से दूरी है और r2 माइनस से। तो हम बात करें कि p पोटेंशियल पे जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब ये वैल्यू कैसे आएगी, तो ये आएगा के क्यू बाई R1 पॉजिटिव की वजह से, और माइनस के क्यू बाई R2 नेगेटिव की वजह से। चलो बच्चों, अब यदि हम लोग यहाँ से के क्यू कॉमन ले लें, तो ये आएगा R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 R2। ठीक है, चलो अब हम लोग को R2 माइनस R1 निकालने की ज़रूरत है। तो यदि हम लोग R2 माइनस R1 की बात करें, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, अब देखो इस डिस्टेंस को हम लोग लिख सकते हैं, ये थीटा है तो ये भी आगे से थीटा होगा, तो ये होगा L cos थीटा। सिमिलरली ये भी डिस्टेंस होगी L cos थीटा। तो यदि हम लोग R2 माइनस R1 की बात करें, तो R2 माइनस R1 यहाँ से आएगा 2L cos थीटा। तो R2 माइनस R1 की वैल्यू यहाँ रख दो, के क्यू 2L cos थीटा। अब देखो बच्चों, साथ में और एक बात, जो ये R है R1 R2, ये जो डिस्टेंस होती है ये लगभग मिलीमीटर में माइक्रोमीटर में होती है, और ये डिस्टेंस सेंटी और मीटर में होती है। तो इन डिस्टेंस जो है इनके कंपेयर में बहुत ज़्यादा होता है। तो R1 R2 R3 लगभग सेम होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि R1 इंटू R2 इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे R स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखो, Q इंटू 2LP होता है, तो VP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K, ये क्या हो जाएगा, P के बराबर cos थीटा डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो यही देखो रिजल्ट हम लोग लिखे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल KP cos थीटा बाई R स्क्वायर। इसको नोट करिए आप लोग पहले। अभी हम लोग ने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल KP cos थीटा डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब इसके अलग अलग केस हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग पोजीशन तो समझ लें, जैसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये प्लस क्यू माइनस क्यू, P वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। तो इस एक्सिस पे, ये एक्सिस हो गई, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। और जो ये
पोजीशन होगा, ये इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, तो इसको हम लोग बाइसेक्टर पोजीशन कहते हैं। इसको हम लोग इंड टू इंड पोजीशन भी कहते हैं। तो इंड टू इंड पोजीशन, और इसको इंड ऑन पोजीशन कहते हैं। इंड ऑन पोजीशन अलग अलग आप एग्जांपल में देखोगे, कभी बाइसेक्टर बोलेगा, इंड ऑन बोलेगा, एक्सियल बोलेगा। और इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, प्लस से सेम दूरी होगी, माइनस से भी सेम दूरी, तो इस पर हमेशा पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। तो इसको हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन भी बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन। और इनके अलावा कोई भी पोजीशन होगा तो वो एंगल के टर्म्स में दिया जाएगा। जैसे मान जाओ कि ये एंगल थीटा की वैल्यू अभी 30 डिग्री है, तो ऐसे बोला जाएगा एंगुलर पोजीशन 30 डिग्री। या इस इधर दिया जाएगा, मान जाओ कि ये -60 डिग्री है, तो एंगुलर पोजीशन -60 डिग्री। तो इन जनरल आपसे जो भी पोजीशन की बात होगी वो होगी एक्सियल पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन, या बाइसेक्टर पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, एंड टू एंड पोजीशन। अब हम लोग एक एक केस को हम लोग लेकर चलते हैं। तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल।